दिल्ली से नोएडा आने वाले कुछ लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि दिल्ली से नोएडा आने वाले कुछ ही लोगों का सैंपल टेस्ट होगा। इससे ट्रैफिक और नोएडा आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली और नोएडा के बीच इससे ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा और इसके साथ ही साथ कल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को वो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई के अवैध तरीके से बनाए गए बंगले को प्रशासन ने गिरा दिया। दावा किया गया कि यह बंगला बिना नक्शा पास किए बनाया गया था, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन लेकर वहां पहुंची और एक 2 मंजिला इमारत को ढहा दिया। इमारत के दूसरे हिस्सों में भी कई कर्मचारी मशीनों की मदद से तोड़फोड़ करते नजर आए। 26वीं कार्रवाई इमरान जई के इस अवैध मकान के खिलाफ यहां पर की जा रही है। इससे पहले प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और बंगले को खाली करवाने की कार्रवाई में जुट गए। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कुछ लोग बंगले के अंदर रखा सामान बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ महिलाओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। तोड़फोड़ में जुटे अधिकारियों ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्ती बरती जा रही है। एंटायर यूपी में जो माफियाज हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनके विरुद्ध डिफरेंट एजेंसी सब जगह कार्रवाई हो रही है। इस दौरान वहां काफी लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से दूर कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भी जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस की सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और हमारी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर चर्चा की। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक के फैसले के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से काफी पहले बैरिकेड लगाकर रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी, लेकिन पुलिस भी मोर्चे पर डटी रही। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही धरना देने की योजना बनाई। सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे लोगों ने केजरीवाल सरकार से सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर बैन के फैसले को वापस लेने की मांग की। कुछ देर बाद सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी खड़े हो गए और फिर से पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस बार भी पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। केजरीवाल अपने सारे काम कर सकते हैं, हिंदुओं के साथ अपमान क्यों? असल में कोरोना संकट की वजह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाई और बीजेपी की मांग है कि लोगों को पूजा की अनुमति दी जाए। पाकिस्तान ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की साजिश रची है। पाकिस्तान सेना के इशारे पर पीओके में आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। लोगों को भड़काने के आईएसआई मौलवियों और आतंकवादी संगठनों का सहारा ले रही है और पीओके में मौलवियों से रैलियां करवा रही है, जिनमें मौलवी पाकिस्तानी सेना की इज्जत करने को कह रहे हैं। पीओके में मौलवी करीब 24 रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। लोगों को भड़काने के लिए मौलवी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर अपने हक में करना चाहती है। पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान की फौज गजबा हिंद का नारा लगाकर
पीओजेके के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो गुस्सा है उससे हटाने की कोशिश कर रही है। उनके अंदर भारत के प्रति जो जलवा है उसको दूर करना चाहते हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में आए ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। वहां 2 हफ्तों के भीतर आने वाला ये दूसरा बड़ा तूफान है, जिसने निकारागुआ को दोहरी मुसीबत में डाल दिया। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलने वाली हवाओं ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। तूफान की चपेट में आकर कई इमारतों की छतें उड़ गईं। आयोटा नाम के इस तूफान का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। वहां एक बड़ी इमारत की छत देखते ही देखते हवा में उड़ गई। कई मकान बर्बाद हो गए, कुछ इलाके तो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तूफान के बाद समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस तूफान ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। पहले ही मुसीबत की मार झेल रहे लोगों को बचाने के लिए सेना उतारनी पड़ गई। बेघर लोगों को सेना के ट्रकों में लाद कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। इससे कुछ दिन पहले ही वहां एटा तूफान ने भी भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुल्ला उमर को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने मुल्ला उमर और उसके बेटे को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। मुल्ला उमर आतंकी संगठन जैश अल अदल से ताल्लुक रखता था और आतंकी मुल्ला उमर ईरान में मोस्ट वांटेड था। मुल्ला उमर ने ही कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंपा था और ईरान के दबाव में ही पाकिस्तानी सेना ने यह ऑपरेशन कर मुल्ला उमर को मार गिराया। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर भीड़ वाले बाजारों को कुछ समय के लिए बंद करने की इजाजत मांगी गई है। इसके पीछे केजरीवाल सरकार की दलील है कि कुछ बाजारों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शादियों में भीड़ कम करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, जिसके तहत शादी समारोह में अब 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। पूरी तरीके से सहयोग देने के पक्ष में है, लेकिन किसको बंद करना, किसको खोलना, इस विषय पर व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी होगा। जेएनयू का नाम बदलने की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी महासचिव सीटी रवि की जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय करने की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट करते हुए यह मांग की थी, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। कुछ बना नहीं सकते, सिर्फ नाम बदल करके उसका श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी महासचिव सीटी रवि की मांग का विरोध किया। विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के हम विरुद्ध। वहीं इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उसने सीटी रवि की मांग को उनकी निजी राय बताकर मामले से किनारा कर लिया। ठीक है, उनका विचार है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। दिल्ली में हुई बारिश और तेज हवाओं से वायु प्रदूषण में कमी दर्ज की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और वहां पूजा की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। दिल्ली के जनपद पर मौजूद एमटीएनएल के दफ्तर में आग लग गई, जिस पर दमकल की 15 गाड़ियों ने काबू पाया। फायर टेंडर ने आकर के यहाँ पे आग पर काबू पा लिया और किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में कुछ खिलाड़ियों और क्लब के सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें ये मामले सामने आए। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या खिलाड़ी भी इसमें पॉजिटिव हैं या नहीं। फिलहाल जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो 10 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस उनका जुलूस निकालते हुए अपने साथ ले गई। इन दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप है, जिन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ने उन दोनों का सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें काफी देर तक घुमाया। इस बीच कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ चल रहे थे। जुलूस के समय आरोपियों से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। अवैध शराब अंग्रेजी और देसी जब्त हुई है उनके कब्जे से। शहर के कई इलाकों में घुमाने के बाद उन्हें कोर्ट पहुंचाया गया। पटना में पिछले कई दिनों से लापता एक लड़के की जानकारी न मिलने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि लड़के की हत्या कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया, जिसे ढूंढने में पुलिस नाकाम रही। और इसी बात से नाराज लोगों ने बीच सड़क पर प्रशासन के खिलाफ बहुत देर तक नारेबाजी की।
कुछ ही देर में भारी पुलिस बल वहां पहुंचा, लेकिन किसी बात पर भीड़ का गुस्सा एक पुलिस वाले पर भड़क गया। हाथ में लाठी पकड़े उस पुलिस वाले को कुछ लोगों ने वहां से दूर हटाने की कोशिश भी की। इस बात पर वो पुलिस वाला भी भड़क गया और उसने लाठी छोड़ हाथ में अपनी पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल देखने के बाद लोग ज्यादा बेकाबू हो गए और उस पुलिस वाले की तरफ दौड़ पड़े। फिर उस पुलिस वाले के साथियों ने उसे वहां से निकल जाने की सलाह दी ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके। उस पुलिस वाले के जाने के बाद ही हंगामा शांत हुआ। असल में करीब एक हफ्ते पहले इलाके से लापता लड़के की हत्या पर उसका शव नदी में फेंके जाने की खबर के बाद यह हंगामा भड़का और उसके शव को न ढूंढ पाने पर पुलिस लोगों के निशाने पर आ गई। हालांकि पुलिस ने मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। गिरफ्तार करके उसको भेज दिया गया, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि हत्या के सभी आरोपी मारे गए लड़के के दोस्त थे और किसी विवाद की वजह से उन्होंने उस लड़के की हत्या की। यूपी के मेरठ में सिलेंडर में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि 4 घरों की छतें उड़ गई और मलबे में कई लोग दब गए। हादसे की जानकारी लगते ही वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच गई और फिर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ये सिलेंडर फटा, उसकी वजह से कैजुअल्टी हुई है। काफी देर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा किया गया। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप लगे। खराब सेहत की वजह से पिछले 2 महीने से वो रांची के मशहूर अस्पताल रिम्स के निदेशक के बंगले में रह रहे हैं और इसी दौरान उन पर यह आरोप लगा, क्योंकि रांची के रिम्स निदेशक के बंगले का एक वीडियो सामने आया जिसमें लालू प्रसाद यादव आराम से लॉन में बैठकर फोन पर बात करते दिखे। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि पास ही खड़े एक शख्स ने उन्हें फोन पकड़ाया, जिससे लालू प्रसाद यादव ने कुछ देर तक किसी से बात की और फिर वो फोन पास खड़े शख्स को वापस दे दिया। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जिसके सामने आने के बाद चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप लगने लगे। अब सवाल यह है कि एक कैदी लालू प्रसाद किससे बात कर रहे थे, उनको किस तरह से मोबाइल उपलब्ध कराया गया, उनके सुरक्षा में लगाए गए तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आते ही आरजेडी के विरोधियों ने इस मामले को हाथों हाथ लिया और झारखंड की सोरेन सरकार को घेर लिया। बिल्कुल साफ है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई न रुचि है न उनका भरोसा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद रिम्स के निदेशक ने भरोसा दिया कि वो इस बारे में जानकारी जुटाएंगे। क्या है, अगर हमें जानकारी लेनी होगी तो मैं फिर उसकी समीक्षा करके लूंगा। करीब 2 महीने पहले लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से वहां के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था और तब से वो वहीं पर रह रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि इस वजह से रिम्स के नवनियुक्त निदेशक को गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव के फोन पर बात करने की तस्वीरें सामने आते ही विवाद बढ़ गया, क्योंकि उन पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप तो लगे ही, साथ ही उनका इलाज अस्पताल में नहीं होने पर भी सवाल खड़े होने लगे। इस बारे में हाईकोर्ट भी अस्पताल प्रबंधन से सवाल पूछ चुका है, जिस पर कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई। करीब 2 महीने पहले कोरोना का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था। हालांकि उस समय वो बंगला खाली था, लेकिन अब हालात अलग हैं। इस बीच अटकलें हैं कि अस्पताल प्रबंधन बंगला खाली कराने से पहले 27 नवंबर तक इंतजार करने के मूड में, क्योंकि उस दिन झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और अगर उन्हें जमानत मिल गई तो अस्पताल प्रबंधन को कोई और इंतजाम करना नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का मुद्दा उठाया और बिना नाम लिए आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर हमला बोला। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कुछ रोज पहले कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई के दौरान एक कार बरामद हुई थी, जिसकी जांच में रमेश तोमर का नाम सामने आया था और जांच आगे बढ़ी तो शहर के आजाद नगर इलाके में उसके कई अवैध निर्माण होने का पता चला, जिसके बाद प्रशासन ने उसके अवैध ठिकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई। अवैध निर्माण गिराने के दौरान किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नगर निगम और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद वहां खुदाई करने वाली कई बड़ी मशीनों को बुलाया गया और फिर हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के सभी अवैध निर्माणों को एक एक कर गिरा दिया गया। इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं
और दूसरों के मकान पे भी कब्जे किए हुए। यही नहीं, पास के ही एक पार्क में उसके 3 अवैध मोबाइल टावर का भी पता चला, जिन्हें प्रशासन गिराने की तैयारी में जुट गया है। उत्तराखंड के नैनीताल से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कॉलेज के पास गुलदार चहलकदमी करता हुआ नजर आया। इस वीडियो में कॉलेज की दीवार पर कंटीली तारों के बीच एक गुलदार घूमता हुआ दिखा। वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने मोबाइल पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। इन लोगों ने गुलदार को वहां से भगाने की कोशिश भी की, लेकिन गुलदार बिना डरे आराम से चहलकदमी करता हुआ आगे बढ़ गया। आबादी वाले इलाके में घूम रहे इस गुलदार का वीडियो वायरल होने के बाद लोग दहशत में हैं। आरबीआई की कड़ी कार्रवाई के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट है कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक अपने खाते से 1 महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, ये आदेश दिया। और आदेश के मुताबिक बैंक किसी भी ग्राहक या देनदार को 25,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएगा। इससे बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए बैंक को आरबीआई से लिखित आदेश लेना जरूरी होगा। इसके अलावा आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक के साथ विलय का ड्राफ्ट प्लान भी जारी कर दिया, जिस पर शुक्रवार तक लक्ष्मी विलास बैंक से जवाब देने को कहा गया है। ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक डीबीएस बैंक करीब 2,500 करोड़ का निवेश करेगा। फिलहाल आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर पाबंदियां 16 दिसंबर तक लगाई हैं और माना जा रहा है कि विलय की प्रक्रिया इस 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक के खाता धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए ही आरबीआई ने यह कदम उठाया है। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया। हिंद महासागर में मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के 6 जिलों में पार्टी दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीबीएसई और दिल्ली सरकार से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस माफ करने की मांग की गई थी। अदालत ने साफ किया कि ऐसे फैसले अदालत नहीं बल्कि सरकार लेती है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन ने अपनी दोस्त के साथ सगाई कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बंगाल में चुनाव के लिए को ऑब्जर्वर बनाए गए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करीब 4.5 घंटे तक एक बैठक की और यह फैसला किया कि चुनाव के लिए राज्य को 5 जोन में बांटा जाएगा और हर जोन की कमान दिल्ली के नेता संभालेंगे। जोन में डिवाइड किया गया है, तो जोन वाइज जो जोन के जो ऑब्जर्वर होंगे। हालांकि चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की इस बैठक पर टीएमसी ने बेफिक्री दिखाई और दावा किया कि इन बैठकों से चुनाव के नतीजों पर असर नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं की वजह से घाटे में रहेगी। तो रिजेक्टेड पीपुल्स को लेकर वो लोग अपने प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में एक झरने में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को बचा लिया गया। बताया गया कि एक ही परिवार के 6 लोग सागर के राहतगढ़ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए हुए थे और इसी बीच वो लोग पानी में उतर गए। उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा और 5 लोग पानी में डूब गए। हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। एक बच्ची को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। फिलहाल 5 में 3 शवों को पानी से निकाला गया है और 2 शवों की तलाश जारी है। बिहार के खगड़िया में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि नगर परिषद कार्यालय के पास मौजूद सब्जी मंडी की एक दुकान से आग फैली, जिसकी लपटों ने कुछ ही देर में आसपास की दूसरी कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के फैलते ही सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और वहां अफरा तफरी मच गई। ऐसे में कुछ लोगों ने आग से अपने सामान को बचाने के लिए उसे वहां से हटाना शुरू कर दिया। एक लाइन से कई दुकानें आग की लपटों में घिरी दिखी। इलाके में फैल रहे धुएं से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितने दुकान मालिकों का इस आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि लोगों से जानकारी मिलने के कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और दमकल कर्मी पानी की मदद से आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जा सका तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट और निर्वाचन विभाग के अलावा वो सभी विभाग रखे हैं जो अभी किसी को नहीं दिए गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी के सारे विभाग सौंप दिए गए।
अटकलें थी कि नीतीश वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अलावा पर्यावरण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग और उद्योग विभाग सौंपा गया है, जबकि कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले की वजह से चर्चा में रहे मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी को पशुपालन विभाग, जबकि बीजेपी के कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि जेडीयू के विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी को फिर से उनके पुराने विभाग ही दिए गए। चीन के जेजियांग से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराती दिखी। हादसे के वक्त हाईवे पर कई गाड़ियां दौड़ रही थी और तभी उन गाड़ियों के बीच में चल रही ये कार अचानक बेकाबू हो गई और वो जोर से डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर होते ही कार नाचती हुई बीच सड़क पर आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद कार में बैठा आदमी बिना देर किए गाड़ी से बाहर निकला और वो भागकर सड़क किनारे काम कर रहे एक मजदूर के पास चला गया। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद उसकी कार के साथ वो हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार की तरफ बढ़ा और उसे टक्कर मारता हुआ करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गया। इस घटना में कार को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में उसके ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। यूपी के मेरठ में सिलेंडर ब्लास्ट से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना मेरठ के फलावदा इलाके की है, जहां सिलेंडर फटने से हुए धमाके में कई घरों की छतें उड़ गई, जबकि हादसे के बाद मलबे से 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। यहाँ ये सूचना प्राप्त हुई कि कोई सिलेंडर फटा है, उसके बाद कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल थाना पुलिस, सीओ, एसपीआरए मौके पर पहुंचे, लोगों को निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसमें 7 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से इनके प्रयासों से कोई व्यक्ति यहाँ मृत नहीं मिला, सबको इलाज के लिए पहुँचाया गया और अभी तक की सूचना के अनुसार 5 लोग पूरी तरह से ठीक हैं, 2 की डेथ हुई है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम है और ये फील्ड यूनिट की टीम ने भी देखा, सारी चीज़ें परीक्षण की। ये सिलेंडर फटा, उसकी वजह से कैजुअल्टी हुई है। बिहार के दरभंगा में एक गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जबकि गोदाम के आसपास वहां रहने वाले लोगों की काफी भीड़ जुट गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गईं, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। बताया गया कि इस गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मुश्किल हुई। इलाके के लोगों ने दमकल विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। दोनों दमकल का पानी खत्म है। हालांकि काफी देर तक कोशिश करने के बाद गोदाम में लगी आग को बुझा दिया गया। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर आरपीएफ के एक जवान ने ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला को बचा लिया। कल्याण स्टेशन पर महिला चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच संतुलन बिगड़ने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। इससे पहले कि महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जाती, ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान विजय सोलंकी ने तत्परता दिखाते हुए महिला को दूर हटाया और उसकी जान बचाई। हादसे के वक्त महिला कल्याण स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से उद्यान एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश कर रही। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।